हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी इंग्लिश स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के सबसे महत्वपूर्ण अंग वर्ब अर्थात क्रिया के बारे में इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे क्रिया की परिभाषा के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में और उसके काइंड्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ लिख लें टॉपिक वर्ब अर्थात क्रिया। ये है आज का टॉपिक वर्ब अर्थात क्रिया। सारांश में जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं उनको पहले नोट कर लिया जाए। महत्वपूर्ण बिंदु है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ब, दूसरा है डेफिनेशन विथ एक्सप्लेनेशन, और तीसरा जो इसका जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे वो है टाइप्स ऑफ वर्ब। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप भी नोट करते जाएं, एक नोट्स तैयार कर लें जो कि हमेशा काम आए। तो इन बिंदुओं पर हम लोग आज बारी बारी से विस्तार में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट की ओर हम चलते हैं जो है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ब। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ब क्या होता है, एक क्रिया का वाक्य में महत्व क्या होता है। तो इतना जान लीजिए कि क्रिया का वही महत्व होता है वाक्य में जो महत्व हमारे शरीर में हमारे हृदय का होता है। यानी बॉडी में जो महत्व हमारे हार्ट का होता है वही महत्व क्रिया का भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है। क्रिया का महत्व एक बच्चे के जन्म के बाद जो ही वो भाषा सीखने लगता है, यानी भाषा का विकास जब शुरू होता है उसके अंदर, तो जो भी शब्द जो भी वाक्य वो बोलता है उस वाक्य में क्रिया जरूर आती है। बिना, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी वाक्य बनता है तो उसमें एक कर्ता और एक क्रिया कम से कम ये अनिवार्य है आना, तभी वाक्य का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो फॉर्मेशन जो है शुरू हो जाता वाक्य का क्रिया की मदद से ही। तो क्रिया का ये महत्व है जिससे बहुत ज्यादा विस्तार से जानना आवश्यक नहीं है। महत्वपूर्ण बिंदु इसके बाद है डिफिनीशन। यानी परिभाषा। तो क्रिया की परिभाषा है कि द वर्ब इज अ वर्ड which denotes an action possession relation or and state of being। तो ये परिभाषा है कि द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन पोजीशन रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग, अर्थात क्रिया से किसी कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध और किसी स्टेट ऑफ बीइंग यानी अवस्था या स्थिति का बोध होता है। तो यह है क्रिया की परिभाषा। अब चलिए इसको हम एक्सप्लेन करके एक एक बिंदु पर देखते हैं। क्रिया के परिभाषा के अंतर्गत जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं हम उनका पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए, तो क्या है, एक्शन है। पहला बिंदु है एक्शन।
एक्शन अर्थात कार्य, जिसको टू डू यानी टू डू, ये टू डू का फॉर्म है। तो ये फॉर्म जो है ये हम जानेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं। तो कोई भी कार्य होता है, कोई कार्य आइदर फिजिकल और मेंटल, वो चाहे शारीरिक कार्य हो या फिर हमारे दिमाग से कोई भी कार्य करने वाले, सारे के सारे कार्य इसमें आ जाते हैं। और एक पहचान आपको बता दूं, क्रिया की पहचान कैसे आप आसानी से कर सकते हैं। किसी भी शब्द के अंत में ना अगर आए तो वो क्रिया होगी, जैसे खाना, पीना, सोना, रोना, धोना, उठना, बैठना, मारना, पीटना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? फिजिकल और मेंटल वर्क आ जाता है, जैसे लर्न, थिंक, रीड, राइट, रन, गो, कम, और इस तरह की बहुसंख्यक क्रियाएं भी आ जाएंगी जो कि एक्शन के अंतर्गत आती है, यानी कार्य के अंतर्गत आती है, जो कि कोई कार्य किया जाता है। और इनका प्रयोग भी उदाहरणों के द्वारा हम समझ लेते हैं। वाक्यों में कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, इसको मिटाते रहे। तो वाक्य जैसे कि हम लेते हैं कोई वाक्य, दिस सॉरी वाक्य लेते हैं, राम गोज, राम गोज। राम क्या है? नाउन है, और गो ये क्या है? वर्ब है, क्रिया है। राम जाता है यानी उसके द्वारा जाने का कार्य किया जाता है, ये एक एक्शन वर्ड है, और इस वजह से ये इसके परिभाषा के अंदर कहा जाता है एक्शन वर्ड के। और ये राम गोज यानी कि ये एक्शन वर्ड है, और राम गोज राम जाता है, तो इस तरह से ये इसका उदाहरण है। और भी उदाहरण आप ले सकते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। और दूसरा जो उसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आता है वो क्या है? पोजीशन, POSSESSION, ठीक है, पोजीशन या रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में कहते हैं अधिकार या संबंध, ठीक है, अधिकार या संबंध। इसके अंतर्गत जो क्रिया आती है वो कौन कौन सी होती है? टू हैव के फॉर्म में होती है, और इसमें आ जाता है आपका हैज, हैव या हैड। हैज, हैव, हैड। हैज और हैव ये प्रेजेंट टेंस में इनका प्रयोग होता है, और पास्ट टेंस के लिए HAD हैड का प्रयोग होता है। अब इनका प्रयोग हैज, हैव और हैड का प्रयोग हम लोग वाक्यों में प्रयोग करके देखेंगे, पोजीशन या रिलेशन के अंतर्गत। हैज या हैव का अर्थ होता है रखना। क्या होता है? रखना या होना। जैसे एक वाक्य है, आई हैव ए पेन, अर्थात मेरे पास एक कलम है। राम हैज
ए काउ। राम के पास एक गाय है। ऐसे ही पास्ट टेंस में जब है जो है क्या कर दिया, पास्ट में हैड का प्रयोग करके भी वाक्य बनाएंगे। मोहन हैड अ बॉक्स, यानी मोहन के पास एक बॉक्स थी। तीनों शब्द टू हैव के रूप के जो तीनों क्रियाएं आती हैं उन तीनों का प्रयोग मैंने आपको करके दिखा दिया। ऐसे तमाम आप खुद ही सेंटेंस जनरेट कर सकते हैं और इनका प्रयोग कर सकते हैं। हैव का हैव प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है रखने के लिए, ऐसे ही हैज का भी इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस के लिए होता है। इस पे आपको सिर्फ किसको ध्यान देना होगा, आपको ध्यान देना होगा पर्सन और नंबर का ध्यान देना होगा। ये हैव जो होता है, हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कर छोड़ करके बाकी पांचों नंबर्स के लिए होता है। यानी फर्स्ट पर्सन में दोनों में होता है, सिंगुलर नंबर प्लूरल में भी होता है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में होता है। थर्ड पर्सन के प्लूरल फॉर्म में ही हैव का प्रयोग होता है। और हैज का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में होता है। हैड जो होता है ये चाहे कोई भी पर्सन हो और कोई भी नंबर हो, हर जगह हैड का प्रयोग होता है पास्ट टेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट जो था परिभाषा के अंतर्गत वो था स्टेट ऑफ बीइंग। अर्थात अवस्था, अवस्था या स्थिति, यानी जिसकी जो अवस्था हो उसको डिनोट करने के लिए इन क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे हम कहें कि आई एम टॉल, मैं लंबा हूं। ही इज ए बॉय। दो उदाहरणों से समझते हैं। इसमें टॉल जो है ये क्या बताता है, अवस्था बताता है, और बॉय जो है इसकी भी स्थिति बताता है कि ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। आई एम या सी इज इल, ये भी यहां भी इज जो है ये बताता है, क्या बताता है कि वह बीमार है। उसकी स्थिति की इसको अवस्था को बताता है। यहां पे इज, यहां एम और यहां भी इज जो है क्या डिनोट करते हैं, ये स्टेट ऑफ बीइंग। और स्टेट ऑफ बीइंग के अंतर्गत ये तीनों जो है इज और ए, एम और इज यहां पर जो है वो दिखाते हैं क्रिया के रूप को, अर्थात ये भी क्रिया के अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत आने वाली क्रियाएं कौन कौन सी है स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर, वो आती है इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग और बीइंग। मैं आपको बता दूं इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में इनका प्रयोग होता है, जबकि वाज और वेयर का प्रयोग जो होता है वो पास्ट टेंस के लिए होता है। बी भी प्रेजेंट में ही होता है, बी का भी कंटिन्यूअस के लिए होता है प्रयोग। और बीइंग का प्रयोग जो होता है परफेक्ट टेंस में इनका प्रयोग देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन पे आगे बढ़ते हैं। अब एक चार्ट बनाते हैं जो काइंड्स के बारे में
पूरी डिटेल जानकारी जिससे हमें मिलेगी काइंड्स और टाइप्स ऑफ वर्ब। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। काइंड्स और टाइप्स ऑफ वर्ब, इसके लिए एक हम चार्ट प्रिपेयर करेंगे। मेरे ड्राइंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है आपको। ऐसे कुछ जो है हम बनाएंगे। सबसे ऊपर का जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, यहां पे हम वर्ब, साफ दिखाई दे रहा है ना लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ब, इसके जो है दो पार्ट करते हैं। एक जो होता है ये होता है मेन वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब भी लिखते हैं, मेन वर्ब बाद में लिखते हैं। ये होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और ये होता है मेन वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। तो ये होते हैं। अब इसके भी दो पार्ट हो जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के भी, और इसके भी दो पार्ट हो जाते हैं। इसके प्राइमरी हो जाता है, एक हो जाता है मॉडल, इसका दूसरा भाग। इसके दो जो होते हैं, ये होता है पहला जो होता है फाइनाइट, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। तो ये इसके पार्ट हो गए। अब इसके भी पार्ट होते हैं मॉडल्स और प्राइमरी के अंतर्गत, जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा की है, उस पर विशेष चर्चा करने की फिर से आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर आ जाते हैं टू डू, टू हैव और टू बी, जिनकी चर्चा अभी हम लोगों ने की। टू डू के अंतर्गत कोई भी कार्य, या इधर फिजिकल और मेंटल सब आ जाएंगे, सभी क्रियाएं हैं। टू हैव के अंदर हैज, हैव और हैड तीनों आ जाएंगे। टू बी के अंदर मैंने बताया इज, एम, आर, वाज, वर, और बी, बीन और बीइंग ये आ जाएंगे। मॉडल्स के अंतर्गत 13 मॉडल्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, विल, वुड, डेयर, नीड, ought to, कितने हो गए? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और इसके अलावा क्या क्या छूटा है? विल, वुड, डेयर, नीड, अच्छा मस्ट भी है और यूज टू है। मस्ट और यूज टू, ये 13 जो क्रिया हैं, ये 13 की 13 क्रिया मॉडल्स के नाम से जानी जाती है। इनके बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे। इस चार्ट को में आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट्स के अंतर्गत देखते हैं। तो फाइनाइट्स के भी दो पार्ट जो होते हैं वो होते हैं कौन कौन? एक होता है ट्रांजिटिव और दूसरा जो होता है इन ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। और नॉन फाइनाइट्स के अंतर्गत आ जाता है आपका इंफिनिटिव, जिरंड
और पार्टिसिपल। ये तो इस चार्ट को आप लोग बना लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, आसानी रहेगी, समय की बचत होगी। अब इसको मिटा दें। अब बारी बारी से हम चर्चा करेंगे इन सभी महत्वपूर्ण भागों के बारे में। प्राइमरी के बारे में मैंने बता दिया, मॉडल से शुरू करते हैं, फिर फाइनाइट बताएंगे और उसके बाद से नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स होते हैं इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं मॉडल्स के बारे में, मॉडल वर्ब्स के बारे में। तो मॉडल वर्ब्स में मे भी आता है, मे, MAY। मे का प्रयोग कहां होता है वाक्य में? तो मे क्रिया का प्रयोग होता है टू टेक और गिव परमिशन, यानी जहां पे परमिशन लेना हो और देना हो। और एक चीज आप ध्यान देंगे कि परमिशन लेना और देना, इसमें जो होती है फॉर्मेलिटी की बात जहां पे होती है वहां पर मे का प्रयोग होता है। जैसे मे आई गो, मे आई गो। इसके साथ मैं कैन का भी प्रयोग बता दूं साथ में, फिर तुलना करके बताता हूं, ज्यादा आसानी रहेगी। कैन आई गो। आप कहेंगे अब कि सर मे और कैन दोनों का क्या अर्थ होता है, और जानते होंगे तो बताएंगे कि कैन और मे दोनों का अर्थ तो सकना होता है। ठीक है, दोनों का अर्थ सेम होता है, लेकिन प्रयोग यूजेज क्या होते हैं इसके सेंटेंस में, कैसे प्रयोग करेंगे, कहां मे लगाएंगे और कहां कैन लगाएंगे, ये जानना महत्वपूर्ण है। तो मैंने बताया आपको कि दो कंडीशन होती है मे के लिए। पहली चीज ये है कि टू टेक और गिव परमिशन, यानी परमिशन लेना हो और देना, ये जान। और दूसरा क्या होता है, तो मैंने इस पे कि ये फॉर्मल होता है, फॉर्मल अर्थात अगर कोई टीचर स्टूडेंट्स को परमिशन देता है या परमिशन लेता है स्टूडेंट टीचर से, तो वहां पर हम मे का प्रयोग करेंगे। क्या मैं जा सकता हूं, मे आई गो। तो ये फॉर्मल सेंटेंस हो गया, यानी फॉर्मेलिटीज के लिए हम मे का प्रयोग करेंगे। वही कैन, तो कैन के लिए किसी फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं होती है, ये इनफॉर्मल होता है। इसमें कोई दोस्त अपने दोस्त से कह सकता है कि क्या मित्र, क्या मैं जा सकता हूं, कैन आई गो, वो कहेगा यस यू कैन गो। तो ये कैन और मे दोनों शब्द जो है आप इनका प्रयोग करना भली बात जान लीजिए कि कहां कैन होगा और कहां मे का प्रयोग होगा। इसके अलावा मॉडल्स में एक शब्द कुड, कुड का प्रयोग कहां पे होता है? अच्छा, कैन के प्रयोग में एक बात और बता दूं कि कैन का प्रयोग जो होता है किसी भी चीज की अगर स्ट्रांग पॉसिबिलिटी हो तो वहां पर कैन का प्रयोग करते हैं, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। जैसे मैं वाक्य कहूं कि इट में रेन टुडे, इट में रेन टुडे, अर्थात आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। तो इस वाक्य का विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि यहां बारिश होने की पूरी संभावना है, और जब पूरी संभावना है तो इस वाक्य में हम मे का प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, कुड का भी प्रयोग देख ले, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, कुड का प्रयोग देख लेते हैं। कुड का प्रयोग कैन के रिप्लेसमेंट में भी हो सकता है, और कुड जो होता है कैन का पास्ट टेंस भी होता है कि क्या मैं वहां जा सकता था, कुड आई गो देयर। ठीक है, ये तो हो गई पास्ट की बात कि कैन का पास्ट हो गया। लेकिन अगर पोलाइटली अगर किसी से रिक्वेस्ट करना हो तो प्रेजेंट में भी कुड का
प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट फॉर्म में, प्रेजेंट टेंस में भी किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं, तो वहां पे आप कहेंगे कुड आई हैव योर पेन, कुड आई हैव योर पेन, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं। तो यहां पोलाइटली जब रिक्वेस्ट किया जाएगा तो कुड का प्रयोग प्रेजेंट फॉर्म में भी हो सकता है, प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है। इसके अलावा मॉडल में तीन ऐसे महत्वपूर्ण मॉडल वर्ब्स हैं जो अक्सर जो है परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और वहां पे स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं उस कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूं। वो कौन कौन से हैं? शुड, मस्ट और ought to, ठीक है। तीनों के जो अर्थ होता है उसका, तीनों का सेम अर्थ होता है, तीनों का सेम अर्थ होता है। वो होता है क्या? चाहिए, चाहिए। लेकिन यूजेज कैसे होंगे, वाक्यों में इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे, तो ये भी जान लीजिए। शुड जो होता है वो बिल्कुल इनफॉर्मल होता है। शुड का प्रयोग बिल्कुल ही इनफॉर्मल तरीके से होता है। जैसे आपको आपको बाजार जाना चाहिए, यू शुड गो टू मार्केट, यू शुड गो टू मार्केट, आपको बाजार जाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, एक सजेशन है कि आपको बाजार जाना चाहिए। यहां पे शुड का प्रयोग हो गया। मस्ट का प्रयोग देखेंगे। मस्ट जो होता है इसका प्रयोग नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ द आवर, इस पे ध्यान देंगे, अर्थात अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल, यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो मस्ट में क्या छुपा रहता है? चाहिए के साथ वो अवश्य भी छुपा रहता है, अवश्य भी छिपा रहता है। नीड ऑफ द आवर छुपा रहता है इसमें, यानी आपको नितांत आवश्यक है हॉस्पिटल जाना। हॉस्पिटल कोई घूमने के लिए तो जाता नहीं, विजिटिंग प्लेस तो है नहीं, तो बहुत जरूरी कार्य है। यानी कोई बीमार होगा या कोई बीमार पहले से भर्ती है, उसको देखने जाना है, या कोई इस तरह की इमरजेंसी की बात है तो हॉस्पिटल जाना है। तो इसलिए जो होगा ये मस्ट का प्रयोग यहां पर होगा, जहां पर आपको हर हाल में जाना है। अब तीसरा जो वर्ड है ought to, ought to शब्द का प्रयोग जो होता है, इसका प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशन के लिए होता है, यानी कि आपके नैतिक कर्तव्य, नैतिक दायित्व या बाध्यता हो, वहां पे ought to का प्रयोग होता है। जैसे वाक्य लेते हैं कि यू ought to obey your parents, you ought to obey your parents, यानी आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यहां पे क्या है? आपका नैतिक कर्तव्य है, आपका दायित्व है आपकी माता पिता का की आज्ञा का पालन करना। इसलिए यहाँ पे हम लोग तो शुड का प्रयोग करेंगे और न मस्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग करेंगे? ought to का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हियर वी फाइंड मोरल ऑब्लिगेशन। क्लियर है? कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यू ought to purchase the rail ticket before journey, यानी आपको यात्रा के पहले
रेल टिकट ले लेनी चाहिए। तो इस तरह से हमने मॉडल्स के बारे में एग्जाम्पल्स के बाद साथ ही जानकारी प्राप्त कर ली। अब आप खुद ही मॉडल्स का यूज अलग अलग वाक्यों में करके और नए नए वाक्य बनाइएगा। थोड़ी सी एक बात आपको बतानी थी, एक जगह मिस्टेक हो गई है। मैंने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के संदर्भ में अभी भी बताया था कि डू, टू डू, तो टू डू जो होता है वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है यहाँ पे, और इसका जो फॉर्म होता है वो डू, डज और डिड होता है, जो कि प्रेजेंट में डू होता है, पास्ट में डज, सॉरी प्रेजेंट में ही डज भी होता है फॉर्म, और पास्ट के लिए डिड होता है। वाक्यों की सहायता से इसको समझ सकते हैं कि कब ये हेल्पिंग वर्ब होगा। तो डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं। तो यहाँ डू का जो है कोई इस वाक्य में स्वतंत्र अर्थ नहीं है, तो इस वजह से ये हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे ही ये दूसरा वाक्य देखते हैं कि डज ही गो, क्या वह जाता है। इस वाक्य में भी इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब है। तीसरा वाक्य डिड से रिलेटेड लेते हैं। डिड सी राइट, डिड सी राइट, क्या उसने लिखा। तो इस वाक्य में भी इस डिड का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है, इस वजह से हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं मेन वर्ब की तरफ। हाँ, और आप जो है इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा जो मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब में कि डू, डज और डिड जो होता है टू डू के अंतर्गत आता है। अब मेन वर्ब की तरफ चलते हैं। मेन वर्ब की तरफ चलते हैं। मेन वर्ब, तो मेन वर्ब जैसा कि आप जानते हैं कि मेन वर्ब जो होता है वो किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ प्रयुक्त होता है। या तो स्वयं अकेले आएगा या उसके साथ कोई सहायक क्रिया आएगी। और हाँ, कि बिना मेन वर्ब के कोई भी वाक्य नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। ही राइट्स ए लेटर। आई एम ए टीचर। ठीक है, तो आप जो है वाक्यों को ध्यान से देखेंगे। पहला जो वाक्य है ही राइट्स ए लेटर, इसमें राइट्स क्या है, ये मेन वर्ब है, ये एक्शन फॉर्म है। जो एक्शन जो फॉर्म होता है वो है मेन वर्ब। और दूसरे वाक्य में एम जो है ये क्या है, आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है, यही कहेंगे ना। क्यों, क्योंकि ये जो है टू बी का फॉर्म है, इज एम आर, वाज वर्ब और बी, बीन और बीइंग। लेकिन यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि शर्त क्या है कि कोई भी वाक्य जो होगा उसका गठन बिना मुख्य क्रिया के नहीं होगा। और अगर किसी वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया आती है तो वो क्रिया मेन वर्ब कहलाएगी, न कि हेल्पिंग वर्ब। तो इस वजह से ये जो है एम जो होगा ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई वर्ब नहीं है सेंटेंस में, तो ये हो जाएगा मेन वर्ब। ठीक है, दूसरी शर्त क्या थी कि इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है, मेन वर्ब के साथ आ सकता है। जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर। आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। इसमें जो क्रिया आई है ये है एम और एक क्रिया है राइटिंग।
राइटिंग को जानते हैं एक्शन वर्ब है, तो ये मेन वर्ब की श्रेणी में आ गई और ये है हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, यानी इसमें इस वाक्य में एक से ज्यादा क्रिया आई है, और जब एक से ज्यादा क्रिया आएगी तो उस वाक्य में एक क्रिया जो होगी वो मेन वर्ब की होगी और दूसरी क्रिया जो होगी वो हेल्पिंग वर्ब होगी, क्योंकि किसी भी वाक्य में दो मेन वर्ब नहीं हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और मेन वर्ब के अंतर्गत जो टेबल मैंने बनाया था, मेन वर्ब के अंतर्गत जो उसके फॉर्म्स आते हैं उसको बारी बारी से देखते हैं। तो मेन वर्ब के अंतर्गत फाइनाइट वर्ब आता है, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट फाइनाइट वर्ब जो होता है वो क्या होता है, द वर्ब विच चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। वह क्रिया जो अपने रूप को वाक्य के नंबर, पर्सन और टेंस के हिसाब से बदल देती है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्लियर है कि वह क्रिया जो कि चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ ए सब्जेक्ट, तो बदलाव आ जाता है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से फाइनाइट वर्ब को समझते हैं। उदाहरण मैंने लिया, चलिए सिंपल से उदाहरण लेते हैं, ही गोज, ठीक है। चलिए इससे भी आसान थोड़ा सा मैं बताता हूं, इसको मिटाते हैं। आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, ही इज अ बॉय। और तीसरा वाक्य जो लेते हैं, दे आर बॉयज। इसमें आप देखेंगे कि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का है, नाउन। ही जो है थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है, और इसी का प्लूरल फॉर्म जो है ये है दे, थर्ड पर्सन का। तो नंबर जो यहां पर आप पहले वाक्य को देखें, आई एम ए बॉय, तो इसमें जो है क्रिया कौन सी आती है, ये आती है एम, ठीक है। तो यहां पर जो है आई एम ए बॉय, और इसमें दूसरे में ही इज अ बॉय, तो इसमें जो है ही के अकॉर्डिंग क्रिया बदल गई है, इज हो गई है, और इसमें दे के अकॉर्डिंग आर हो गई है। तो यानी कि पर्सन के हिसाब से क्रिया में क्या होता है, बदलाव आ जाता है। ऐसे ही नंबर के हिसाब से भी क्रिया में बदलाव आ जाता है। जैसे इन दूसरे और तीसरे उदाहरण में आप कंपेयर करके देख सकते हैं, इसमें क्या हुआ, नंबर चेंज हुआ, पर्सन तो सेम है, दोनों थर्ड पर्सन के हैं, लेकिन नंबर चेंज हो गया, ये सिंगुलर नंबर है और ये प्लूरल नंबर का करता है, और इस वजह से इसमें क्रिया जो है यहाँ पर इज है और यहाँ पे आर, यानी बदल गई क्रिया। तो फाइनाइट वर्ब ये है, क्या है, विशेषता है कि इसमें जो होता है नंबर, पर्सन और टेंस के हिसाब से जो है इसमें बदलाव आता है, क्रिया में बदलाव आता है। टेंस का भी उदाहरण टेंस के माध्यम से भी समझते हैं, टेंस में बदल के देखते हैं। तो इसी का देख लें तो हो जाएगा आई वाज ए टीचर, मैं एक शिक्षक था, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, दे वर टीचर्स, यहां पे वाज हो गया और दूसरे वाक्य में
वेयर हो गया। तो इस तरह से पर्सन के हिसाब से और टेंस के हिसाब से इसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, डॉट, बीइंग बदलते रहते हैं, इनके फॉर्म बदलते रहते हैं। तो ये फाइनाइट वर्ब हो गया। आगे बढ़ते हैं और फाइनाइट के अंतर्गत दो क्रियाएं आती हैं, उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। वो कौन कौन सी है? पहली जो आती है वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया नाम से स्पष्ट है, सकर्मक यानी कर्म के साथ क्रिया। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि जब वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य पर भी पड़ता है, किसी अन्य शब्द समूह पर भी पड़ता है, तो वो क्रिया जो होती है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और इसको कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब which have an object, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब which has an object, जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है, यानी कर्म होता है। उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो चलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब उदाहरणों के द्वारा, जैसे he gave a pen to me, ठीक है। he gave a pen to me। गिव मीन्स क्या होता है? देना। और इसके लिए दो पहचान है, ये भी आपको बता दूं कि आप वाक्य को देख करके कैसे पता कर लेंगे कि ये इसमें प्रयुक्त वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव, कैसे पता करेंगे। तो ट्रांजिटिव को पता करने का तरीका क्या होता है? होता ये है कि आप जो है वर्ब के साथ, ठीक है, हुम लगा करके प्रश्न करेंगे, सॉरी हुम और व्हाट लगा करके प्रश्न करेंगे, हुम और व्हाट लगा करके प्रश्न करेंगे। तो पहला जो मैंने खुद ही देखिए आपको मैं बता रहा हूं, गेव व्हाट, क्वेश्चन, आंसर आपको क्या मिलेगा? पेन। दूसरा क्वेश्चन करते हैं हुम लगा करके, क्रिया के साथ हुम लगाते हैं, गेव हुम क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर क्या मिलेगा? इसका आंसर मिलेगा टू मी, ठीक है। यानी इसका उत्तर मिलता है, और जब ये उत्तर मिलता है तो ये क्रिया कौन सी क्रिया होगी? ये ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया होगी। क्लियर है? तो इस तरह से ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण आपने देखा, इसमें ये दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं। और एक और इसकी कंडीशन आप देख करके कैसे पहचान सकते हैं? तो ऐसी क्रिया जो होती है वो वर्ब के जस्ट बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो क्रिया जो होगी वो सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक है। अब इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब दूसरा जो है मेन वर्ब का पोर्शन जो है इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया अर्थात जिस क्रिया का कोई कर्म न हो। द वर्ब विच डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, जिस क्रिया का कोई कर्म न हो उसे क्या कहेंगे? उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो अकर्मक क्रिया
उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे द बॉय, द बर्ड, फ्लाइज। द बर्ड फ्लाइज अर्थात चिड़िया उड़ती है। फ्लाई क्या है? वर्ब है, वर्ब है ना। तो फ्लाई यहाँ पर वर्ब है और हम इसमें जो है वही फार्मूला यूज करेंगे, व्हाट और हुम लगा करके क्वेश्चन करेंगे। अगर इसका जवाब हाँ में मिलता है तो क्रिया जो है सकर्मक होगी, अदरवाइज ये क्या होगी? अकर्मक होगी। अब इसमें क्वेश्चन करें, फ्लाइज व्हाट, आंसर नन, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। दूसरा अगर करें फ्लाइज हुम, इसका आंसर क्या मिलेगा? इसका भी कोई आंसर नहीं मिलेगा, इसका भी कोई आंसर नहीं मिलेगा। और इससे पता चल गया कि क्रिया जो है क्या है? अकर्मक क्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और उदाहरण लेकर के इसको देखते हैं। जैसे ही रीड्स, ही रीड्स वह पढ़ता है। ठीक है, क्रिया क्या है? रीड्स, रीड्स व्हाट, आंसर क्या मिला? नन, कोई उत्तर ही नहीं है क्योंकि अपने आप में वाक्य अधूरा है। वह पढ़ता है, बस इतनी तो जानकारी हो गई कि वो पढ़ता है, लेकिन क्या पढ़ता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इस वजह से ये इसका उत्तर जो होगा नन ही होगा। और इससे स्पष्ट हो गया कि ये क्रिया, ये वाक्य जो है इसमें कोई कर्म नहीं है। एक और उदाहरण देखते हैं। राम गोज टू आगरा, राम आगरा जाता है। ठीक है, इसमें क्रिया क्या है? वर्ब जो है गोज है। अब गोज के साथ क्या लगाएंगे? गोज के साथ जो है सवाल करेंगे, व्हाट और हुम लगा। तो गोज व्हाट, आंसर क्या मिलेगा इसका? नन, कोई नहीं। गोज हुम, इसका आंसर क्या मिलेगा? नन, इसका भी आंसर कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि यह क्रिया जो होगी क्या है? अकर्मक क्रिया है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट, कोई कर्म नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छे से इसको जाना है। फाइनाइट वर्ब्स के बारे में जानकारी अच्छे से मिल गई। और आगे बढ़ते हैं और इसके बाद से जो है नॉन फाइनाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। मेन वर्ब के अंतर्गत जो नॉन फाइनाइट्स आते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट्स क्या होता है? द वर्ब विच डू नॉट change its form according to the number, person and tense of a subject। क्लियर है कि ऐसी क्रियाएं जो कि वाक्य में किसी नंबर, पर्सन या टेंस के हिसाब से नहीं बदलती है। तो
उन क्रियाओं को कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी इन पर टेंस पर्सन और उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, इनके अंतर्गत जो है तीन जो है क्रियाएं आते हैं, तीन आते हैं। क्या क्या आते हैं जान लें। इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। ठीक है, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव के बारे में जान लें। इन्फिनिटिव जो होता है वो हाँ, तो इन्फिनिटिव के बारे में आपको बता दूं। इन्फिनिटिव परिभाषा ये होती है कि इन्फिनिटिव्स आर द वर्ड्स विच आर फॉर्म फ्रॉम द वर्ब बट एक्ट एज अ नाउन। ऐसे 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 ये होते हैं कि जो वर्ब से बनते हैं, इन्फिनिटिव जो होते हैं, इनका फॉर्मेशन वर्ब से, क्रिया से होता है, लेकिन इनका रोल क्या होता है, एज ए नाउन का होता है, वाक्य में एज ए नाउन का होता है। जैसे इन्फिनिटिव्स के बारे में पहले इसको मिटा दूं और इन्फिनिटिव्स के कुछ उदाहरण लेते हैं। ही loves to swim. I love to swim. Full stop. और they love to swim. ठीक है, इसमें हमने देखा यहां भी टू स्विम है, यहां भी टू स्विम है और यहां भी टू स्विम है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि नॉन फाइनाइट्स के अंतर्गत जो होता है, नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स पे किसी वाक्य में टेंस, जेंडर, सॉरी जेंडर नहीं, पर्सन और नंबर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो यहां देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। ही लव्स टू स्विम, ही आई लव टू स्विम और दे लव टू स्विम। इसमें क्या है, देखिए पर्सन जो है चेंज है तीनों वाक्यों के, लेकिन यहां पर क्या है, ये कॉमन है, टू स्विम और टू स्विम। अर्थात पर्सन के बदलने से कर्ता अगर बदल भी जाए तो इस क्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इस वजह से और इसके आगे जो है टू लगाया जाता है, और ये टू स्विम, टू जब वर्ब के पहले जोड़ दिया गया तो वो क्रिया न रह करके ये क्या हो जाती है, ये इंफिनिटिव बन जाती है। ठीक है, तो इसको मैंने उदाहरण के द्वारा समझाया इंफिनिटिव के बारे में। अब जिरंड के बारे में देखते हैं, जिरंड क्या होते हैं। जिरंड, तो जिरंड भी वही, जिरंड जो होता है कि वो भी जो होते हैं वर्ब के ही फॉर्म होते हैं, और इसमें जो होता है ये एक्ट एज अ नाउन, जो नाउन के तरह से कार्य करते हैं। कैसे, उदाहरण के द्वारा समझेंगे। और इसमें जो होता है वर्ब में आईएनजी जुड़ा होता है, और वर्ब में आईएनजी ये जब मिल करके ये क्या बना देते हैं, ये जिरंड हो जाता है। और एक्ट्स एज अ नाउन, एक्ट्स एज अ नाउन। सेंटेंस में इनका रोल क्या होता है, नाउन के रोल में रहते हैं, ये संज्ञा के रूप में काम करते हैं। देखते हैं जिरंड की परिभाषा तो देखिए हमने उदाहरण देखते हैं। स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज। स्विमिंग
स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज। यहाँ स्विमिंग जो है ये नाउन के रूप में प्रयुक्त हुआ है इस वाक्य में। इस वजह से क्या है, स्विम में आईएनजी, स्विम जो है वर्ब है और इसमें आईएनजी जुड़ गया तो ये क्या बन जाता है, जिरंड बन जाता है और नाउन के रूप में कार्य करता है। स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज। स्मोकिंग इज injurious to health। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें भी स्मोक जो है वर्ब है और प्लस आईएनजी इसमें जुड़ गया है और ये इसमें कन्वर्ट हो गया, जीरंड में कन्वर्ट हो गया। तीसरा जो है, अब देखते हैं पार्टिसिपल के बारे में। नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल के बारे में जानते हैं। तो पार्टिसिपल क्या होते हैं, वर्ब के फॉर्म जो होते हैं, वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है जिसको फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं V1, V2 जो होता है उसका सेकंड यानी पास्ट फॉर्म होता है और थर्ड जो फॉर्म होता है उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। इसके अलावा चौथा जो होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, इसमें आईएनजी जुड़ा होता है वर्ब में। तो हम जानेंगे पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल के कुछ उदाहरण लेकर के पार्टिसिपल के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक वर्ब है, वर्ब लेते हैं टू राइट्स। ये क्या है, वर्ब है और इसी का हम प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या इसका बनाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका क्या होगा, इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल जो हो जाएगा क्या, वाक्य में प्रयोग करेंगे तो राइजिंग सन। ठीक है, राइजिंग सन उगता हुआ सूरज, ये पार्टिसिपल हो जाएगा। इसी का पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है राइजेन सन, उगा हुआ सूरज। ठीक है, टू बॉयल, एक और उदाहरण लें, टू बॉयल, ये क्या है, वर्ब है उबालना। इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो होगा ये हो जाएगा बॉइलिंग वाटर कह सकते हैं, उबला हुआ पानी। ठीक है, उबलता हुआ पानी, बॉइलिंग वाटर सेंस में प्रयोग कर सकते हैं वाक्य में। और इसी का अगर पास्ट में प्रयोग करना है इसका, तो पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म हो जाएगा बॉइल्ड वाटर कह सकते हैं, बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी, उबलता हुआ पानी और उबला हुआ पानी। तो इस तरह से ये पार्टिसिपल भी जो है आप और इनका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गए पार्टिसिपल। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने इस चार्ट को, जो मैंने चार्ट बनाया था, उस चार्ट में जो भी पॉइंट्स आए थे उस सभी पॉइंट्स पे हमने जो है डिस्कशन कर लिया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से अब तक सब कुछ सीखा होगा। एक दो शर्तें हैं, उन शर्तों को भी देख लेते हैं कि क्या इन शर्तों को, जैसे कि यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक, ठीक है, किसी वाक्य में दो या दो से अधिक अगर वर्ब्स आती हैं तो उसमें जो सबसे अंत में जो क्रिया आएगी वो मेन वर्ब होगी और बाकी की जो वर्ब्स होंगी वो क्या होंगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण लेते हैं, आई
हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। ठीक है, इसमें देखते हैं कितनी क्रिया है। एक तो रीड हो गई, एक बीन भी हो गई, ठीक है, टू बी वाला फॉर्म, और एक हैव भी हो गया, टू हैव वाला फॉर्म। तो यानी कि वर्ब तो ये भी है, वर्ब ये भी है, और वर्ब ये भी। तीन तीन वर्ब हो गए। तो तीन तीन वर्ब में मेन वर्ब कौन सी होगी और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? तो मैंने क्या बताया कि क्या है इसके लिए कंडीशन। कंडीशन ये है कि अगर किसी भी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब्स आती हैं तो सबसे अंत वाली जो वर्ब होगी वो मेन वर्ब होगी, और बाकी जो वर्ब्स बचती हैं वो सभी हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगी। तो यानी कि ये जो होगी अंत की वर्ब है तो ये मेन वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया? बीन हेल्पिंग वर्ब, और ये भी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से वर्ड्स के बारे में अपनी तरफ से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को और इस जानकारी को बहुत ही इत्मीनान से देखा होगा, समझने का प्रयास किया होगा, और आप और इसे वाक्य में प्रयोग कीजिए, वर्ड्स का नए नए वाक्य बनाइए और अपनी जानकारी को और बेहतर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।